नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सचिन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वचन पत्र की घोषणा कल आपने देखी और इस दौरान दो बड़े दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे के ऊपर कपड़ा फाड़ राजनीति करने लगे माइक के ऊपर। हालांकि वो इसे मजाक बता रहे थे, लेकिन इससे कांग्रेस की काफी फजीहत हुई। दरअसल इसके पीछे की लड़ाई बेटों की राजनीति बताई जा रही है, क्योंकि शाम होते होते बीजेपी ने भी इस पर निशाना साधा। क्योंकि एक तरफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद हैं और पिता कमलनाथ को भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है, कमलनाथ चेहरा हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर अपने भाई अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए पार्टी आलाकमान पर दबाव डालने की खबरें सामने आती रही हैं। इसलिए वो वीडियो भी सामने आता रहा जब एक खास टिकट जो है उनका कट जाता है तो वो वीरेंद्र पहुंच जाते हैं। तो फिर कमलनाथ ये कहते हैं कि जाइए आप दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। यहाँ से पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो यही सवाल कल मिजोरम के दौरे पर थे राहुल गांधी, उनसे पूछा गया। राहुल गांधी ने इसके जवाब में बीजेपी के वंशवाद को गिना दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में वंशवाद है, अमित शाह देख लीजिए, राजनाथ देख लीजिए। क्योंकि बीजेपी पहले से कहती रही है कि एक परिवार एक टिकट जो है वो दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस का वंशवाद क्या एक ही है? वहीं दो दिग्गजों की खुलकर अपने बेटों की राजनीति को सेट करने की महत्वाकांक्षा कल जनता देख चुकी है। किस्सा कुर्सी का में आज बात करेंगे पार्टी बड़ी या परिवारवाद। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynastic. तो ऐसे में आलोक मेहता हमारे साथ मौजूद थे, एडिटोरियल डायरेक्टर हिमांशु भट्ट मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ेंगे। आलोक जी, लड़ाई शुरू हुई, हमने देखा कि किस तरीके से माइक पर एक दूसरे को तंज करते दिख रहे थे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कि मैंने तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो अथॉरिटी जो है वो दे रखी है गाली खाने के लिए। दिग्विजय सिंह को कह रहे ऐसी होती तो फिर वो जो है सीसी अध्यक्ष कौन है, टिकट में फॉर्म ए फॉर्म बी पर साइन किसके होते हैं, वो तो आपके होते हैं, कपड़े किसके फड़ने चाहिए, आपके फड़ने चाहिए। असल में पीछे की लड़ाई जाहिर सी बात है, शाम होते होते साफ हो गया कि इसके पीछे बेटों की लड़ाई है। कल भी हमने इसको टच किया था। राहुल से जब ये सवाल पूछा गया, राहुल इसे बीजेपी के परिवारवाद से सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं। पर आपको लगता है कि थोड़ा अगर देखा जाए एमपी में इस राजनीति को, क्या बीजेपी का परिवारवाद और कांग्रेस का परिवारवाद एक है या एक ही तरह का है? देखिए सचिन जी, ऐसा तो नहीं है संजय गांधी के समय से समानांतर सत्ता की बात होती है। होता यह है कि यदि पार्टी अध्यक्ष का काम भी संजय गांधी उस समय करना चाहते थे, करते रहे कोशिश, उसके बाद ये ठीक है कि उनके प्रयासों से कांग्रेस फिर से वापस आई जिस समय वो सत्ता के बाहर थे। लेकिन गांधी परिवार का नाम इसलिए लिया जाता है कि पार्टी में खुद शशि थरूर ने भी कह दिया कि ये फैमिली पार्टी है। मतलब शशि थरूर तो उन्हीं पार्टी के बहुत वरिष्ठ सांसद है, राजनयिक हैं, और इसलिए मैं मानता हूं कि अंतर जरूर होना चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूं कि यदि चुनाव राहुल गांधी एक चुनाव क्षेत्र से जीते, जब वो तो फिरोज गांधी के जमाने से रायबरेली अमेठी इलाका था और फिर वो वहां से पराजित हो गए, लेकिन दूसरी जगह से जीत गए, तो बेटा परिवार का जो बीजेपी या कांग्रेस में जो बाद में चुनाव अपने बल पर भी जीत कर आता है और उसको फिर भी उसको एक अलग माना जा सकता है। लेकिन जिस परिवारवाद की बात भाजपा करती है या यदि कांग्रेस करे,
तो उसमें निश्चित रूप से ये देखा जाना चाहिए कि क्या पार्टी का सीधा कमान उसी परिवार के सदस्य को 20-20 साल तक मिलता रहे, 25 साल मिलता रहे, 50 साल मिलता रहे। ये एक सवाल है। ये ठीक है कि बीच में कई कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे, लेकिन सोनिया जी जिस तरह 20 वर्ष रही, ठीक है, उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, ये उनकी पार्टी का फैसला था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्यों है, इसलिए, लेकिन ये जो अंतर है वो ये अंतर है जिस पर राहुल गांधी हर चीज पर, वो जिस प्रदेश में बैठ करके जिन पूंजीपतियों का नाम लेते हैं, वही ठेका दिलाने का तो पैसा दिया जा रहा है। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका क्या है, बयान कोई लिख कर देता है, कुछ वो बोलते हैं, कुछ वो अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ कह देते हैं। और ये कितने गंभीर इस तरह के आरोप हैं। चुनाव में ये देखा जाना चाहिए कि कोई ये क्यों नहीं कहता कि भाई वो अपने बल पर आप अध्यक्ष बने, क्या कहाँ कोई चुनाव होता है, वो तो कागजी का चुनाव होता है। बोगस जो है सदस्यता सूची बनती है, कौन नहीं जानता, कांग्रेस में भी इतने टिकट फाट करके मतदाता सूची में से नाम निकाल करके, यदि कई बार ऐसे अवसर आए हैं जो हमें खुद कांग्रेस के नेता बताते रहे। इसलिए चुनाव ये एक औपचारिकता है। खड़गे जी को कल भी हमने चर्चा की थी, अशोक गहलोत क्यों नहीं बने, क्योंकि खड़गे जी राज्यसभा में सीनियर नेता के नाते उनको यदि वो सुविधा मिल सके और इसलिए ज्यादा दलित चेहरा भी दिखा सके, तो ये थोड़ा पहले अशोक गहलोत का नाम चलाया गया। वो बार बार यही कहते थे कि भाई मैं मुख्यमंत्री फिर मेरी इच्छा से बनेगा, या मैं सचिन पायलट को तो नहीं बनने दूंगा, इसलिए वो रुका। इसलिए परिवारवाद का अंतर यही मैं मानता हूं। यदि अपने बल पर कोई जीत के आता है किसी परिवार का, देखिए कोई संस्था हो, कोई हो, उसमें यदि वो दूसरा काम करता है दूसरी पीढ़ी का, लेकिन ये कोई पूंजीपतियों के घराने से नहीं ना कि उनकी परिवार का उन्हीं को मिलेगा। टाटा समूह फिर भी अलग है, उनमें परिवार का कहने के बाद भी टाटा समूह तो दूसरे परिवार के लोग चलाते भी लगे हैं, इसलिए। लेकिन वो एक निजी कंपनी में तो फिर भी कोई कुछ कह सकता है। पार्टी में 10-10, 20-20 साल वही रहे, और आज भी खड़गे साहब क्या है, बगैर राहुल गांधी की सहमति के कितना वो कोई कदम उठा पा रहे हैं। कितने दिनों में वर्किंग कमेटी बनी, महीनों में, और वो भी केवल उनके हिसाब से। वेणुगोपाल असली वहां पर भी जब होते हैं तो कई बार राज्यसभा में कहना पड़ता है कि वेणुगोपाल आपको नहीं, खड़गे जी को तो बोलने दो। वो तुरंत उनकी तरफ से या जयराम रमेश खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी वहां से उनको पहले से निर्देश रहता है कि आपको ये करना है। तो हो सकता है वैसे जयराम रमेश बहुत पढ़े लिखे हैं और दूसरे लोग भी अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन जो संकेत जाता है, जो मैसेज जाता है, और सदन में चलिए वो फिर भी अपने आप जो चाहे कहे, हम उस पर भी आपत्ति हमें कोई नहीं होगी क्योंकि उनकी पार्टी के नेता है। लेकिन असली बात यह है कि पार्टी के फैसले कहाँ राहुल गांधी के अलावा कौन कर रहा है, हर चीज प्रोजेक्शन उन्हीं के नाम पर है। इसलिए ये परिवारवाद, तो ये परिवारवादी तो है। और क्या है, मुझे एक बात बताइए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? ये परिवारवादी तो है ना। इससे पहले राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए, राहुल गांधी अध्यक्ष पद रहें तो वो है। तो एक तरीके से हिमांशु, ये जो जिसे यूं कहें कि ये तो सेंटर की लेजिटिमेसी हो गई ना। अगर राहुल ये कह रहे थे कि बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखता, खैर मैं उसमें जाऊंगा कि वो कितनी टेक्निकलिटीज जो है आप उसको टच कर सकते हैं, तो ये तो लेजिटिमेसी होगी ना कि सेंटर का परिवारवाद, यानी कि राहुल अगर यहाँ से तय कर सकते हैं, गांधी परिवार ही सब कुछ तय कर सकता है, फिर ये अथॉरिटी तो फिर दिग्विजय सिंह भी ले सकते हैं कि वो भैया वो जयवर्धन को टिकट दिलवाएंगे, वो लक्ष्मण सिंह को टिकट दिलवाएंगे। ये अथॉरिटी जो है फिर छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी ले सकते हैं कि भैया पूरा छिंदवाड़ा सेट करके जो है वो नकुल के लिए जाएंगे, नकुल ही वहां से टिकट अनाउंस करेंगे, बाकी टिकट जो है दिल्ली से अनाउंस होते रहेंगे। तो इसमें गलत क्या है अगर उन लोगों ने वो सोच लिया तो? बिकॉज कांग्रेस की बात करें हम, अभी राहुल कैसे आए राजकारण के अंदर, राहुल कैसे आए, उनके पिता कैसे आए, वो मुझे बता दीजिए पहले। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद कांग्रेस में जो घमासान मचा था और फिर एक नारा निकला, राजीव गांधी को लाओ, इंदिरा जी के बड़े बेटे को लाओ। अभी वो तो अच्छी सी पायलट की नौकरी कर रहे थे, उनको लाके सीधा देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वो क्या था, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं तो और था क्या? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद उनके पास कोई नेता नहीं मिला, तो राहुल जी को लाना, उनके पिताजी को लाना पड़ा राहुल। और उनके जाने के बाद 20 साल तक सोनिया जी कांग्रेस की धुरा चलाती रही, भले डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर और कोई रहा 10 साल। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात एक है। अभी राज्यों में जब हम बात करें, देखो कांग्रेस का एक सिरस्ता चला आ रहा है, अपने बेटे को आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो जाना पहचाना नाम है पिता का, तो वो बेटा जीत जाएगा।
तो उसमें दिग्विजय जी वो सोचते हैं तो गलत बात नहीं है, कमलनाथ वो सोचते हैं तो गलत बात नहीं है। मगर मुझे ये बताइए, जो बात उन्होंने जो नाम दिए राहुल गांधी ने अभी, अमित शाह के बेटे क्या कर रहे हैं? भारत का क्रिकेट चला रहे हैं ना, वो राजकारण में है, सक्रिय राजकारण में। उनको तो शायद पता भी नहीं होगा जय शाह के लिए मांगी गई टिकट विधानसभा की नहीं दी गई इस बार। वो बहुत कम लोगों को पता है। अहमदाबाद में उनके लिए टिकट मांगी गई थी, वो नहीं दी गई। वो एक ही नाम पे, क्योंकि पिता अभी सक्रिय राजकारण में है, आपको टिकट नहीं मिलेगी। राजनाथ सिंह के बेटे हाँ है, एमएलए है, पर टिकट मिलेगा नहीं उसके मिलेगा, आगे आप कितने नाम टिकट गिना मिलेगा पाओगे? नहीं आप मिलेगा ये भाजपा के तय ही आगे। नहीं है। ये तो तय ही नहीं है ना, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, भले ही, तो ये वो तय, ये गारंटी नहीं है कि मैं परिवारवाद वर्सेस, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस या बीजेपी, ये गारंटी नहीं है बीजेपी में कि भैया राजनाथ सिंह के बेटे हैं तो पंकज को टिकट मिलेगा ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ वही वाली बात है कि ठीक है आप आकाश हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, नहीं ठीक है कैलाश विजयवर्गीय आ गए हैं तो भैया आकाश आपको टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक परिवार एक टिकट की बात हो रही है, वहां पर चीजें साफ हो जाती हैं। हम जो है टिकट किसी का भी काट सकते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो पिता हो। और यहां बात हो रही है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की। एक्चुअली वो देखना चाहिए कि वंशवाद जो चला आ रहा है, और अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई, उन्होंने तो वो स्पष्ट कर दिया है पहले ही दिन के उनके 15 अगस्त के संभाषण से। उन्होंने स्पष्ट करते आए वो, और लगभग हर साल वो बोलते हैं हमें मिटाना है, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करना है। अगर वो इतना जाहिर मंच से पूरा विश्व सुन सके ऐसे बोलते हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कितने लोगों को टिकट मिलती होगी? हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाजपा में, ऐसे कई नेता हैं जो इच्छा रखते हैं कि हमारे बेटे बेटियों को, बीवी को टिकट मिल जाए और उनका भी करियर बन जाए। ऐसे सोचने वाले लोग होने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मिलते कितने को है? सी दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टीज। और अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में तो ये सीधा दिख रहा है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। शिवराज सिंह के बेटे को टिकट मिली, प्रहलाद पटेल के तो बेटे की टिकट काट ली गई। बिल्कुल, देखो फर्क यहां दिखता है ना। और लोग आजकल पागल नहीं है, लोग देखते हैं ये। और जब आप जाहिर मंच पे बैठ के आमने सामने हो जाओगे, माइक लेके एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात करोगे, तब इसका परिणाम क्या होगा? राहुल गांधी के कुछ बोलने से कुछ असर पड़ेगा? अगर वो समझते होंगे कि पड़ता है बहुत बड़ा असर। मगर चुनाव के नतीजे पिछले 10 साल के तो बता रहे हैं कि नहीं पड़ रहा है असर। इस बार ही पड़ेगा, उसकी क्या गारंटी? तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें सबसे पहले कांग्रेस में ही जाना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके कैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक राष्ट्र के अंदर चल सकती है, और बाकी सब लोगों को दरकिनार करके कैसे एक परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का नाम यानी कि कांग्रेस सिनोनिमस बना देने की बात जो 70 साल 75 साल तक चली, उसका ये नतीजा है आज कि पिछले 10 सालों से लोग उससे दरकिनार हो रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं। तो तभी लिए ना कि हमने लोगों देखा को था, नहीं पता, नहीं अच्छा लगता। ज्योतिरादित्य देखो सिंधिया हर मुद्दे पे जितना बात अलग हो जाती है भैया। नहीं बिल्कुल, देख लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लीजिए थे, या फिर सचिन पायलट अभी का टैलेंट, या उनको राजेश वो पायलट जी मुख्यमंत्री गए, रहा उसके था, बाद सचिन पायलट में वो राजेश पायलट ताकत चले गए थी। थे, बिल्कुल। और ये चीजें होती रही। राजेश पायलट के जाने के बाद उनमें वो ताकत थी कि वो अपने बलबूते पे खड़े हो और आज राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी अपना नाम बना पाए। तो वहां कोई नहीं कहेगा कि ये परिवारवाद है। प्रेम कुमार जी, क्या सबसे बड़ी फांस है ये कांग्रेस के लिए? कल जिस तरह से दो दिग्गज मंच पर, क्योंकि घोषणा पत्र जारी हो रहा था, जनता से बात कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, घोषणाओं की बारी थी, तमाम बारी थी कि आप क्या लेकर के आ रहे हैं किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, उसमें ही भिड़ गए कि आप मेरे कपड़े मत फाड़िए, दूसरा कपड़े फाड़ने के लिए बैठा है, दोनों एक दूसरे के लिए भिड़ गए। तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का नतीजा नहीं तो और क्या है? देखिए सचिन जी, उस विषय पर भी लौटते हैं, आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर ही पहले से बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई बातें आ जाती हैं तो वो डायनेस्टिक नहीं रह जाती हैं, एक बात।
और हमारे देश में जो दुविधा है, विडंबना है, वो कि पार्टी के भीतर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है नहीं चलता है, मनोनयन संस्कार चलता है, नॉमिनेट करने का कल्चर चलता है। तो अगर जैसे चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव कराता है, पार्टियों के भीतर चुनाव कराना भी अगर उसी तरीके से लेजिटिमेट कर दिया जाए चुनाव आयोग जैसी संस्था के माध्यम से, तो ये वंशवाद और परिवारवाद तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वंशवाद और परिवारवाद कहाँ है? देखिए, प्राचीन समय में भी जब डेमोक्रेसी नहीं थी, मनोनयन होता था तो राजा अपने ही बच्चे का कर दे तो वो वंशवाद हो जाए, और योग्यता के हिसाब से करे तो वो न्यायप्रिय राजा होता था। वहां डेमोक्रेसी का उस समय वो सिस्टम नहीं था जो था उस हिसाब से। लेकिन आज तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है। अगर जनता से चुन करके कोई जाता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, तो आप उसको वंशवाद या परिवारवाद कहेंगे तो आप डेमोक्रेसी का ही अपमान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पार्टी के भीतर जो सेलेक्ट करने का जो तरीका है, चूंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, दिखावे की डेमोक्रेसी है, तो वहां पर ये चीजें आ जाती है कि कौन परिवार से किसको आगे बढ़ाया जाए, हटाया जाए, मिटाया जाए। तो ये मूल कारण यहाँ है। दूसरी बात एक आ रही थी कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वही मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं और ऐसे चलता है। यहाँ पर एक सोचने की जरूरत है। याद कीजिए ना, कांग्रेस के अतीत में महात्मा गांधी जो सोचते थे वैसे ही पार्टी अध्यक्ष को करना होता था, अन्यथा सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ गया था, पार्टी छोड़नी पड़ गई थी, अलग पार्टी बनानी पड़ गई। महात्मा गांधी, वो भी है। गांधी बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं तो हम तुलना करेंगे। आप महात्मा गांधी, राहुल गांधी से तुलना करके आप हमारी बात को खारिज मत कीजिए। तुलना तो किसी से भी, हम प्रकृति की तुलना कर रहे हैं, हम सिद्धांत की तुलना कर रहे हैं, हम घटना की तुलना कर रहे हैं। आप ऐसे क्यों देखते हैं राहुल गांधी और महात्मा गांधी से तुलना? अरे हम जब गांधी के भक्त होते हैं तब भी गांधी से हमारी तुलना हो जाती, तभी तो गांधी के भक्त होते हैं। तुलना करने को क्यों अन्यायपूर्ण मान रहे हैं? दूसरी, उसके आगे की बात आप यहाँ आइए कि जो कुछ हुआ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में, भाई हमने भी पूरा देखा, मुझे तो हास्य लगा, लेकिन किसी को लग रहा है कि एक दूसरे का को नंगा करना लग रहा है। लेकिन मुझे तो लगा कि सार्वजनिक मंच पर इतने हास्यपूर्ण तरीके से बात कही जा रही है, ऐसे नजारे तो देखने को नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं कि जो दो राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी व्यक्ति इस तरीके से हास्य कर रहा हो, अपनी पार्टी का ही प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, लेकिन कर रहा हो, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हो। ये तो राजनीति में एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण है कि आप अपने थोड़े बहुत अगर है तो उसको हास्य में निकाल लीजिए और सार्वजनिक तरीके से निकाल लीजिए। इसमें कौन किसका अपमान करे? बोले एक दूसरे के कपड़े फाड़ लीजिए, ये जो है ये हास्य है, हास्य अलंकार आपने अगर पूरा सुना है तो आप समझिए, कपड़े फाड़ लेना जो होता है, या किसी को जाकर के उससे जवाबदेही लीजिए, उससे पूछिए कि वो उसका जिम्मेदार है। तो वो कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार या हम जो भी गलत करते हैं, भैया जाइए दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, यानी दिग्विजय सिंह को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। वो देखने का नजरिया है अपना। सर वो टिकट के लिए कह रहे हैं ना, वो जो कैंडिडेट है बीजेपी छोड़ करके बाकायदा आया, टिकट प्रॉमिस किया गया कांग्रेस के द्वारा, कमलनाथ का क्लोज है, वीरेंद्र चौधरी नाम है, उसके बाद टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद तमाम असंतुष्ट पहुंच गए, इतना हंगामा, इतनी फुटेज मैं दोबारा दिखा देता हूं, और उसके बाद वो तो मोबाइल से रिकॉर्ड हो गया। तब कमलनाथ गुस्से में आकर के कहते हैं भैया मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जाइए ना दिग्विजय और जयेंद्र के जो है कपड़े, जयवर्धन के जाके कपड़े फाड़िए। मतलब उनकी चली ना, मेरी नहीं चली, नहीं मिला टिकट। तो उसके ये हास्य अलंकार थोड़ा ना था। सुन लीजिए, चलिए, कमलनाथ जी ने ये कहा, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने उनके कमेंट्स को कितने हास्यपूर्ण तरीके से बढ़िया से जवाब दिया। उसके बाद का पूरा संवाद देखिए, कोई कटुता थी क्या वहां पर? जी, क्या सच में कोई राइवलरी नहीं है आपकी नजर में? और मध्य प्रदेश आसानी से जो है ये राइवलरी होना, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राइवलरी तो रहती है, पार्टी में नेताओं के बीच रहती है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन जो दृश्य है बना, वो दृश्य ऐसा नहीं है कि उसको आउटराइट बोला जाए कि दोनों लड़ रहे हैं और पार्टी तो एकदम खत्म है। अरे जिस तरीके से चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से एकजुटता का इजहार किया, बीजेपी तो तरस गई है इस बात के लिए। बीजेपी देखिए क्या हाल है, कांग्रेस ने ज्यादा मजबूती के साथ
कांग्रेस एकजुट होकर के सामने आई है, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। नहीं सर, तो कांग्रेस ने तो ये डिक्लेरेशन किया था ना उदयपुर में अपने अधिवेशन में कि भाई अब 1 टिकट 1 पोस्ट। अब यहाँ पर आकर के अपने ही खुद के सिद्धांत जो है वो भूल जाती है। एक ही परिवार के कई ऐसे जो इस लिस्ट है, एक ही परिवार के 2-2 टिकट दे दिए गए हैं। अब ऐसी क्या, और इसी को तो लेजिटिमेट जो है कल के स्टेज से किया जा रहा था। भले आप ये कह रहे हैं कि तो लाइटर नोट पे होगा, भले इकट्ठे जो है सब कुछ नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पर आलोक जी, सच में इन दोनों के बीच की कोई लावेली नहीं है, या फिर ये पूरी एक लेजिटिमेसी है, एक पूरी कतार है? जाहिर सी बात है कि फैमिली फर्स्ट, फिर उसके बाद पार्टी और इलेक्शंस। देखिए, वैसे अपने आप ही आपने कहा था, और अपने प्रोडक्शन के कोई सहयोगी होंगे तो उसमें से वो लाइन भी चला सकते हैं जिसकी चर्चा हमारे प्रेम कुमार जी कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने तो ये भी कह दिया, उसको भी आप यदि हंसी कहेंगे, नहीं मैं उसको सीरियस मानता हूं, कि अरे भाई दिग्विजय सिंह को अब कह सकते हैं कारोबारी रिश्ता है, पार्टी का रिश्ता नहीं कहा, कोट अनकोट कारोबारी। और कमलनाथ जी पर मुझे कहने में वो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा समूह जिसका राहुल गांधी रोज प्रचार कर रहे हैं, उस समूह के बारे में ही कमलनाथ जी पर सबसे गंभीर आपत्तियां थी कि भाई वो अडानी के साथ उनके संबंध हैं, मैंने कांग्रेस रिजीम के समय थी, और दूसरी तरफ उनके संबंध सुनील मित्तल एयरटेल वाले जो हैं उनके, क्योंकि वो संचार मंत्री भी थे और वाणिज्य मंत्री भी थे। तो इसलिए कारोबारी संबंध पर मुझे कल देख करके लगा, इस पर चर्चा अभी नहीं हुई। तो कारोबारी संबंध में प्रतियोगिता चलती है, 2 बड़े समूह हैं, वो कई बार एक हाथ मिला लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अपना कारोबार के लिए अपना अपना बढ़ाते हैं। तो इसमें भी मुद्दा वही है कि दिग्विजय सिंह के खेमे, दिग्विजय सिंह उन दोनों में लड़ाई ना भी हो, भाई तुम्हारा बिजनेस है, इसमें इतने लोगों को टिकट ले लिया, इनके इतने आज भी 1-2 लोगों ने ज्वाइन किया, मैं नाम उनको नहीं अभी पता मुझे, लेकिन मैं देखा है, मैंने नाम आ जाएगा, अपने चैनल पर भी चर्चा हुई है बंधुनेश वाले में, कि उन्होंने इसलिए ज्वाइन कर लिया बीजेपी कि भाई वहां तो भावताब है, हम दलित हैं तो हमारा टिकट हमें नहीं मिला है, हमें सालों से काम करते रहे हैं। तो बंटवारा इस आधार पर हो रहा है कि चुनाव में कौन कितना खर्च कर सकता है, कितना करवा सकता है। तो कांग्रेस का कारोबार, परिवारवाद, और बीजेपी में मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां कोई संपन्न लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं, नहीं, बल्कि मैं तो जानता हूं अभी तक ऐसे ऐसे टिकट रुके हुए हैं जो बहुत ही साधन संपन्न होते हुए भाजपा में उनको टिकट नहीं मिल पा रहे, और वो उनके लिए 4-4 बार वो चुनाव जीते हुए हैं, शिवराज जी तक समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये एक अंतर होता है। और एक पंक्ति और कहूंगा, महात्मा गांधी तो पाकिस्तान नहीं बनने के लिए उन्होंने कहा था मेरी लाश पर बनेगा। पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में भी महात्मा गांधी की कई बार नहीं चली, और जिन्ना को इसलिए जिन्ना के कहने पर अलग से पाकिस्तान बन गया। ये मत कहिए, राहुल गांधी की तुलना तो उनके चरणों के नाखून से भी नहीं हो सकती महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी अपनी बात कहते थे और उसके बाद जान देने को तैयार रहते थे। यहाँ पर यह है कि कोई, ये ठीक है कि जो हमारे इंदिरा जी, राजीव जी का जो हुआ, वो आतंकवादी हमला, जिस तरह से विदेशी षड्यंत्र, जिसको जो भी कहें, वो बलिदान तो अपने आप में बहुत ही बड़ा मैं मानता हूं कि उन मुद्दों को लेकर के हुआ। लेकिन इस तरह से पार्टी के लिए केवल एक टूरिस्ट की तरह से जाते हैं उसको, और परिवार में हम चूंकि असली विषय उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि न महात्मा गांधी से तुलना करें, उन्होंने तो कोई पद लिया ही नहीं था, वो इस तरह का पद नहीं लिया जो राहुल गांधी कभी उपाध्यक्ष का लेते हैं, कभी अध्यक्ष का लेते हैं, कभी बहन को बनाते हैं, कभी माता जी को बनाते हैं। मैं उन लोगों के परिवार पर भी मेरे को कोई पूरा सम्मान है उनके लिए कि वो ठीक है, पार्टी यदि सबको स्वीकार करती है तो राजतंत्र में राजा, और ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? बहुत से मंचों से कह चुके हैं, अभी इन्हीं अब बस यात्रा भी उन्होंने निकालनी है तेलंगाना में, बहुत से मंचों से कह चुके हैं कि हमने एक दलित को जो है वो अध्यक्ष बनाया है, अगर वो चेहरा हम जीत करके आए तो हो सकता है इस देश का पहला प्रधानमंत्री भी एक दलित होगा। जबकि वो जो कांग्रेस है वो लगी हुई है पूरा पिच करने के लिए राहुल के चेहरे पर, राहुल ने हमने बनवाया है। पर असल में देखा जाए इस वक्त राहुल के पास क्या है? वो सिर्फ वो तो सांसद ही चली गई थी, लेकिन ठीक है बहाल हो गई, वायनाड से सिर्फ सांसद ही है ना सर, और तो कोई पद है नहीं, तो और तो कोई पद है नहीं। सचिन तो जी वो एक है, सचिन जी एक बात सुनिए, प्रियंका गांधी का कल भी आपने चलाया था वीडियो, हम ये चीज देंगे, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कह रही है कि देंगे, जबकि ये चुनावी वचन पत्र बाद में जारी हुआ। राहुल जी और प्रियंका जी तो अपनी तरफ से घोषणा ही कर देते हैं कि ये दी जाएगी जनता को। पार्टी का घोषणा पत्र तो सब मिलकर तैयार करते हैं, कोई और तैयार करता होगा। तो इसलिए ये सब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी वो परिवार से चल रही है, और हाँ उससे वोट मिलता है, मैं ये भी इनकार नहीं करता। प्रेम कुमार जी मैं कहूंगा
कि हाँ, गांधी परिवार के बिना शायद दिग्विजय सिंह अलग पार्टी होते, जैसे अर्जुन सिंह और तिवारी जी की अलग कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस में कई बार विभाजन हुए हैं। इंदिरा गांधी के रहते हुए चुनाव होते थे, प्रेम कुमार जी आपने मैं मौजूद रहा हूं, मावलंकर हॉल में होते थे, और तब कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव में हराने जिताने की बातें, कौन किसको बनाया जाए, बाकायदा वोटिंग होती थी। हर चंद्रशेखर जी ऐसे नहीं हुआ तक बन गए थे, लेकिन वो परंपरा खत्म हो गई, चंद्रशेखर जी भी आउट हो गए, और उसके बाद लगातार एक परिवार जब होगा तब उसे परिवारवाद कहते हैं। और अब नकुल नाथ छिंदवाड़ा में ठीक है वो सांसद बन करके आए, लेकिन यदि वो पहले ही टिकट अनाउंस करते हैं तो पार्टी कहाँ रही? वो ये कह सकते हैं मैंने सिफारिश की है कि मेरे ये विधायक बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के समय मैं भी चुनाव अभियान में जाके देखा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहने की हैसियत में कतई नहीं थे। वो जबकि युवा रहे, उनके साथ वो उनके लिए काम करते थे, लेकिन उनको उनका दर्जा उस तरह का नहीं मिला हुआ था, वो उस तरह का काम नहीं करते थे। उसके बाद अब वो चूंकि नहीं किया पहले ज्यादा, तो हारे भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि काम नहीं किए होंगे तो हारेंगे। परिवार में देने के बाद भी वो बीजेपी में आकर राज्यसभा के बन करके आए, वो फिर से चुनाव जिता कर आएंगे तब वो लोकसभा विधानसभा में जा सकते हैं, क्या राज्यसभा में रह सकते हैं? जैसे मनमोहन सिंह 30 साल वो तो चुनाव ही नहीं लड़े। वो गांधी परिवार की परंपरा पर दुनिया के किसी डेमोक्रेसी में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो पंचायत का चुनाव भी नहीं जीता। राज्यसभा के बल पर 20 साल आपने सोनिया गांधी के नाम 10 साल राज कर लिया, और इसके पहले वित्त मंत्री रहे, आज भी राज्यसभा के सदस्य रहे। ये गांधी परिवार का फैसला है, ये रहेगा। किसी के नाम पर वोट मिलेगा, वोट मेरे नाम पर मिलता है, मेरे गांधी परिवार के नाम पर मिलता है। तो ये चीज़ हिमांशु, यही चीज़ जो है उस देश के जो है फिर एक देश को खाती भी तो है, जिसको प्रधानमंत्री लगातार तमाम मंचों से कहते आए हैं कि भैया परिवारवाद ने इस देश को घुन की तरह खाया है। फिर तो ठीक है, तभी तो फिर वो अपनी हैसियत से इस हिसाब से ठीक कहते हैं। फिर तो एक राजा की तरह ही कह रहे हैं ना, भले वो सिर्फ सांसद हो। इसमें डेमोक्रेसी, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, डेमोक्रेसी इसमें परिवारवाद तो हो ही नहीं जाता जब डेमोक्रेसी हो जाती है। ये डेमोक्रेसी कहाँ से हुई? जब राहुल गांधी ये अनाउंस कर देते हैं कि हमने बनवाया अध्यक्ष। भाई अध्यक्ष तो बड़ा है ना, आप तो सिर्फ एक सांसद हैं, आपने कैसे बना दिया? और हम बनाएंगे क्योंकि वो दलित है। बेसिकली क्या होता है भैया, जब दो चार पीढ़ी, जब घर में जब बच्चे होते हैं और देख लेते हैं कि हमारी मदर तो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे नाना भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हमारे पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है। मैं एक ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ, जो बहुत सीधी सी बात है। और जब आपका बर्थडे प्लेन के ऊपर अंदर मनाया जाए, परिवार में कोई प्राइम मिनिस्टर हो तो आपका बर्थडे केक प्लेन के अंदर काट लिया जाए, और फिर आप देखिए कि यार ये तो बराबर है, हम तो इसी के लिए पैदा हुए हैं, हम तो इसी के लिए हो रहे हैं। देखो उसके बाद क्या होता है, एक चांस उनको मिलता है, सबसे पहला चांस। जैसे कि राजीव गांधी को आपने लाके सीधा प्रधानमंत्री बना दिया, उन्होंने चुनाव भी जिता दिए, इंदिरा जी के मौत के सिंपैथी के ऊपर 400 प्लस सीट कांग्रेस लेके आई। तब भी वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स था। देखो लोकशाही ढंग से राजीव जी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स नहीं आए थे, मगर फिर भी कांग्रेस को वोट देने वाले लोग थे उस वक्त। मैं बड़ी सीधी बात करता हूं, थे, वो जीत गए, आए, उन्होंने भी अपनी जान का बलिदान दिया देश के लिए, वो भी भूला नहीं जा सकता। उसके बाद मगर जो होना शुरू हुआ, जैसे मैंने बोला, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, तो बच्चे जब पूरे बड़े होते हैं, टीन एज से लेके एडल्ट हो जाने तक, जब उनके दिमाग में वही चलता है कि वी आर एंटाइटल्ड चिल्ड्रन, और भारत बहुत बड़ा देश है, और ये एंटाइटलमेंट की राजनीति जब शुरू होती है ना, तब जो संभाषण निकलते हैं प्रजा के लिए, वो प्रजा के लिए नहीं होते, आदेश होते हैं प्रजा के लिए। और यही आप देख रहे हो सीधा सीधा राहुल और प्रियंका जी के भाषण में। उनके हिसाब से शायद कुछ गलत नहीं है, मैं उसे गलत मानने वाला कोई नहीं, मगर इनको स्वीकारा भी नहीं जा रहा है ना। अब बहुली तौर पर देखे तो देश की राजनीति में कांग्रेस कहां थी और आज कहां आके खड़ी है, उसका आप अवलोकन करें, एक कंपैरिजन करें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक हद के बाद एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलती। और शायद यही बात नरेंद्र भाई कह रहे थे, तो यही तो उनका कोई ऐसे छोटे मोटे लोगों के
टिकट दे देना, क्या अभी कमलनाथ के बेटे को टिकट दे दिया, कोई इश्यू नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। इफ इज केपेबल इनफ, बिकॉज ही इज ऑल्सो सिटीजन। मैं बड़ी सीधी बात करता हूं। ऐसे ही राहुल गांधी अगर जीत पाए तो जाके फिर से खड़े हो जहां से हार के गए थे वहां पर, और जीते। ऐसा क्यों कि उनको एंटरटेनमेंट है, वो दूसरी सीट पे भी जाके लड़ेंगे। हाँ, प्रावधान है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, आप कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ यू आर सो गुड एंड सो मैच्योर इनफ एंड यू थिंक दैट पीपल विल लिसन टू यू, लोग आपको सुनेंगे ही, लोग आपको चाहेंगे ही, तो फिर आप में उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि आप जहां से लड़ते हो वहीं से लड़ो? नहीं, ये चीज तो फिर वो इंडिया तो गठबंधन में भी ना है मेरा ना। कहने का मतलब सिर्फ एंटाइटलमेंट, नहीं। सिंपल एंटाइटलमेंट इन द माइंड्स ऑफ पीपल। और फिर क्या हो गया, 20 सालों में एक पार्टी जो एक कोठरी की तरह बन गई। पहले के जमाने में राजा महाराजा की कोठरियां हुआ करती थी, ये भी सब लोग वही नारा लगाने लगे। बाबू जगजीवन राम का क्या हाल हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, आज भी देखे शशि थरूर बोलते नहीं है, क्या हुआ? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, Examples यूपीए बहुत है। सर, यूपीए 2 के दौरान क्या हुआ था, वही 2014 और 2019 में क्या हुआ, जनता ने देखा ना। और 2019 में तो ठीक है, हमने देखा कि राहुल गांधी भी जो है वो अमेठी, जो कि एक बड़ी सेफ सीट, वही परिवार की सीट, रायबरेली सीट या अमेठी सीट, वो तो अमेठी सीट भी हार गए भाई। इसलिए देखा ना, प्रेम जी आपका एक इस पर कमेंट, वो इसलिए कि भैया डायनेस्टी पॉलिटिक्स और नहीं चलेगी, कि भैया फैसले कहाँ से हो रहे हैं, बहुत सी बातें उठने लगी, आपने जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है वो फैसले ले रहे हैं कि फैसले कहीं और से हो रहे हैं, एक शैडो कैबिनेट बनी हुई है वो फैसले कहीं और से लेती है, परिवार ही फैसले लेता है, ऑर्डिनेंस आकर के राहुल गांधी फाड़ देते। ये भी तो जनता ने देखा ना। फिर उन्होंने देखा ना कि भैया परिवार से थोड़ा ना देश चलेगा, उन्होंने फिर ऑल्टरनेट चुन लिया। और यही शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इस वक्त ज़रूरी कहीं ना कहीं लड़ाई जो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की बेहतरी के लिए ही है आगे 2024 में। देखिए सचिन जी, पूरी बातचीत में हम सेंट्रिक हैं गांधी परिवार के, कांग्रेस के, और हम वहाँ कोटरी बनने की भी बात कर रहे हैं, कहीं और कोटरी जैसे नहीं बन रही हो। और हम ये एंटाइटलमेंट थ्योरी जो लेकर के हिमांशु जी आए, एंटाइटलमेंट थ्योरी जो है एक सेक्रीफाइस की भी थ्योरी है जो दुनिया में अनपैरेलल है। और एंटाइटलमेंट थ्योरी जो हिमांशु जी दे रहे हैं, गांधी परिवार के अलावा कोई और रिसर्च के लिए उदाहरण है क्या जहां से एंटाइटलमेंट थ्योरी निकली हो? देखो, मौका ही नहीं मिला सर, नहीं मिला। तो एक ही परिवार से आपने थ्योरी निकाल दी है ना, और लेकिन उसी परिवार से जो सेक्रीफाइस की थ्योरी है उसको आप भुला गए। अरे कौन सा देश और दुनिया में ऐसा परिवार है जिसने सेक्रीफाइस की इतनी लंबी परंपरा है, जिसके परिवार के हर लोग जेल गए? और किसी को नेहरू मौका परिवार नहीं दिया आपने। नेहरू परिवार का कोई सदस्य नहीं था जो जेल नहीं गया। किसी को मौका देने की जरूरत नहीं थी आजादी से पहले, जाते जेल। लेकिन उसके बाद भी शहादतों की सीरीज चली है। उसका एंटाइटलमेंट थ्योरी भी तो है जिसकी हम चर्चा नहीं करना चाहते। हमने कहा डेमोक्रेसी को लेकर के पार्टियों के भीतर इनर डेमोक्रेसी नहीं है हिंदुस्तान में, ये सच्चाई है भाई। आज आप कह सकते हैं कि यहाँ राहुल गांधी के इशारे पर पार्टी चल रही है, कह सकते हैं भाई, वहां भी जेपी नड्डा जी मुखौटा ही हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हम इसको वंशवाद और परिवारवाद के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, और ये कहा गया कि मतलब बनाया भी जाता है और इस तरह से बातें आई। बनाया क्या जाता है? एक जो स्थापित मान्यता है चुने जाने की, उसी को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन वो उसमें खामी है। मैं वो कह रहा हूं कि पूरे पार्टी में इनर डेमोक्रेसी में बड़ी खामी है। उसको भी चुनाव आयोग की माथा लाइए ना, डेमोक्रेटाइज कीजिए पार्टी को। ये चीजें ऐसे ही खत्म हो जाएंगी परिवारवाद। ये तो पार्टियां ही अपने भीतर देखती हैं और चीजों को ठीक करती है ना। पार्टी ये इसलिए कि अब व्यवस्था नहीं है ना, व्यवस्था नहीं है। अगर चुनाव आयोग के तहत पार्टियां आ जाएं, वहां भी डेमोक्रेसी अनिवार्य कर दिया जाए, तो पार्टी अपने क्यों देखेंगी भाई? डेमोक्रेसी आपको लाना पड़ेगा, इनर डेमोक्रेसी। जब पार्टियों में इनर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो देश में डेमोक्रेसी कैसे सही रह सकता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो देश में डेमोक्रेसी, जो चुनाव जीत करके जनता से आते,
भाई आपने उदाहरण आया कि राजीव गांधी बना दी गए, चलिए वंशवादी परंपरा से बन गए, लेकिन राजीव गांधी जब जीत कर आए, 400 से ज्यादा सीट लेकर के आए, तब कहते वो तो इंदिरा गांधी के लहर में आ गए। अरे जनता की मुहर का भी आप अपमान करते। जनता ने राजीव गांधी को स्वीकार किया कि नहीं किया, उसको भी आप मानने को तैयार नहीं है। तो जब जनता ने बहुमत दे दिया, जनता ने आपको चुन लिया, तो ये जो डेमोक्रेसी है उसने उसको लेजिटिमाइज किया, फिर वो वंशवादी नहीं रह जाता है। उसके इंदिरा गांधी का भी अतीत है, उनकी पार्टी में उन्होंने अलग से कांग्रेस बना करके उसको तो 2014 की मनमोहन सिंह की हार कांग्रेस की हार थी या परिवार की हार थी? तो अच्छा, उससे पहले की जीत किसकी जीत थी? तो आपने बता ही दिया कि परिवार की, आपने बता ही दिया परिवार की जीत थी जब लेकर आए राजीव गांधी, वो वंशवाद नहीं था। आप इस बात को समझिए कि चूंकि कांग्रेस पार्टी या देश की कोई भी पार्टी का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है जिस तरीके से, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार पर निर्भर रही है। मैंने उदाहरण दिया, महात्मा गांधी पर कांग्रेस आजादी से पहले निर्भर रही थी। कोई अध्यक्ष हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जनता से कनेक्ट महात्मा गांधी का हुआ करता था। तो सर ये महात्मा गांधी से चली आ रही लेगेसी थोड़ा ना फॉलो कर रहे हैं राहुल गांधी, ये वो डायनेस्टी थोड़ा ना चली आ रही। सर महात्मा गांधी अलग है, राहुल गांधी अलग है। हम जिस वंशवाद की बात करें, आप उस वंशवाद में महात्मा गांधी कौन सी वंशवाद में थे सर? हम बात कर रहे हैं कि जिसका जनता के साथ कनेक्ट होगा वो लीड करता है, वो करेगा, उसमें वो एंटाइटलमेंट आता है, एंटाइटलमेंट देती है जनता, दूसरा कोई नहीं देता है। अरे चुनाव हारने की बात भाई राहुल गांधी के लिए आपने कह दिया, जिस सीट से हारे थे वहीं लड़ लो, कहीं और लड़ लो। अरे इस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीन लोकसभा सीट एक साथ चुनाव लड़ी, कितने पे जीती पता है? कितने चुनाव हारे उन्होंने पता है? राजनीति की तो चुनाव हारता ही है। इसका मतलब क्या इस तरह के इससे हिकारत भरी भाव से नाम लिया जाएगा नेताओं का क्योंकि चुनाव हार गया? चुनाव कौन नहीं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, बिल्कुल हारी थी, राहुल गांधी भी चुनाव हारे। तो चुनाव हारना क्या इसका मतलब है कि वो हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया गया इंडियन डेमोक्रेसी में? हमारे देश में कम से कम ऐसा नहीं है। चुनाव हारने वाले फिर जीतते भी है। जी।